नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल 30 मिनट जीएस में। दोस्तों, हम अपनी पिछली क्लास में पढ़ रहे थे रा के रूप, यानी कि रा किस किस तरह से, किस व्यंजन के साथ, किस स्वर के साथ, किस वर्ण के साथ किस तरह से प्रयोग में आता है, किस तरह से लिखा जाता है उसको। और उसमें जो हम मात्रा देख रहे थे कि कौन सी मात्रा उसके साथ लगती है, कौन सी नहीं लगती है और कौन सी मात्रा किस रूप में लगती है, हम ये चीज़ देख रहे थे। तो चलिए, हमारा रा का टॉपिक ख़त्म हो गया है। अब हम देखते हैं उसके आगे, नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। अभी तक तो हम देख रहे थे किस प्रकार से हमें अपनी जो वर्तनी है वो शुद्ध करनी है, किसके माध्यम से, यानी कि जो हम लिखते हैं वो लिखने वाली जो वर्तनी है वो हम किस तरह से शुद्ध करेंगे। अब आज हम देखेंगे उच्चारण में हमें किस प्रकार से अपनी वर्तनी को शुद्ध करना है, यानी कि किस प्रकार से हम शुद्ध उच्चारण करेंगे कौन कौन से वर्णों का। चलिए देखते हैं। पहला हम वर्णों के उच्चारण में सावधानियां, यानी कि अगर हम किसी के साथ बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, किसी से हम बोलते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमें अपने जो उच्चारण है, यानी जो हम शब्द बोल रहे हैं उनके वर्णों को ध्यान में रखकर बोलना है, ताकि हम जो बोलें, जो अर्थ समझकर हम बोलें, वही सामने वाला भी व्यक्ति उसी अर्थ को समझ पाए जो हम उसको अर्थ समझाना चाहते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम यहाँ पर आज पढ़ रहे हैं क्या, उच्चारण में सावधानियाँ। क्योंकि अगर हमने किसी भी वर्ण को किसी दूसरे रूप में बोल दिया, यानी कि उसका उच्चारण सही नहीं कर पाया, तो हम जैसे कुछ और बोलना चाह रहे हैं तो सामने वाला व्यक्ति हमारी बात का मतलब कुछ और समझ जाएगा। इसलिए हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं उच्चारण में सावधानियाँ। ठीक है, इसमें हम देखेंगे पहला, सा से संबंधी उच्चारण में सावधानियाँ। पहला हम क्या देखते हैं, का नंबर सा से संबंधी। ठीक है, एक हम चीज़ देखते हैं कि अगर हमने लिखा है स्कंद, ठीक है, यहाँ हमने लिख दिया क्या, स्कंद। अगर हम लिखते हैं स्टेज, ठीक है, और हम लिखते हैं स्कूल, पहला पॉइंट ये हुआ, इसी में हम देख रहे हैं सा में ही। हम दूसरा पॉइंट देखते हैं क्या, एक जगह हमने लिखा स्याही, स्याही, दूसरी जगह हमने क्या लिखा, स्लिप, स्लिप, स्लिप मतलब यानी कि रसीद जो हम लोगों को मिलती है, स्लिप। और देखते हैं स्लेट, ठीक है, एक जगह तुम्हारा ये हो गया। दूसरा देखते हैं हम, अगला पॉइंट देखते हैं। इन सभी को आप पहले अच्छे से समझिए, यानी कि लिख लीजिए। अभी हम इस पॉइंट को और जो अभी लिखने जा रहे हैं उस पॉइंट को अच्छे से क्लियर करेंगे, तो आपका उदाहरण के माध्यम से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगले पॉइंट में हम लिखते हैं जैसे स्वागत, स्वागत, स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, और लिखते हैं जैसे स्वप्न, स्वप्न। ठीक है, ये हमारे 3 पॉइंट हो गए सा से संबंधित। तो हम यहाँ पर एक चीज़ क्या कॉमन देख रहे हैं सभी में, यहाँ पर भी आधा सा है, इसमें भी आधा सा है, इसमें भी आधा सा है। पहले पॉइंट में सभी में आधा सा है, ठीक है। इसी तरह दूसरे पॉइंट में भी सभी में पहला वर्ड जो व्यंजन है, यानी कि पहला जो वर्ड है वो क्या है, आधा है। इसी प्रकार तीसरे पॉइंट में भी हमारा ये जो पहला वर्ड है वो सेम आधा ही सा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक चीज़ नोट करते हैं कि अगर हम इसको बोलते हैं स्कंद, स्टेज, स्कूल, यानी कि पहले पॉइंट में जो भी हमने वर्ड लिखे हैं, जो भी शब्द लिखे हैं, अगर हम इसी में और देख लें जैसे स्नेह, तो भी देखिए क्या हम बोलते हैं, स्नेह, स्कंद, स्टेज, स्कूल। यानी कोई चीज़ नोटिस कर रहे हैं आप, हमने यहाँ पर क्या लिखा है, आधा सा, लेकिन हम जब बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं, स्कूल, स्कूल, स्टेज, स्कंद, स्नेह, यानी कि जो ई की साउंड आ रही है। मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है जो
जो हम ई की साउंड ले रहे हैं, ई की ध्वनि ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर कहीं भी आपको ई नहीं समझ में आ रहा है, यानी कि ई नहीं दिखाई दे रहा है। केवल हमें क्या आभास हो रहा है कि ई का हम यहाँ साउंड ले रहे हैं। कैसे? स्कंद, यानी कि सबसे पहले देखिए ये आधा सा तो बाद में हम उच्चारित करते हैं, उसके पहले हम क्या उच्चारित करते हैं? ई। ऐसा क्यों, कभी सोचा है? तो दोस्तों ये इस तरह से होता है कि जो हम जैसे ही बोलते हैं सा, यानी कि जो आधा सा बोलते हैं, उसके बाद अब आपको यहीं से नोट भी करना है और आपको यहीं से समझना भी है। तो पहले पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि अगर आधे सा के बाद, ठीक है, अगर आधे सा के बाद हमारे जो अगला व्यंजन है, ये जो अगला वर्ड है, अगला वर्ड अगर क्या आता है हमारे स्पर्श व्यंजन, यानी कि का से माँ तक, का से माँ तक, क्या का से माँ तक हमारे क्या होते हैं? स्पर्श व्यंजन। तो चलिए पहला पॉइंट हम अच्छे से समझते हैं और लिखते भी चलना साथ ही साथ में कि अगर आधे सा के बाद में, आधे सा के बाद में अगर अगले वर्ण में, यानी कि अगले वर्ण के स्थान पर यदि स्पर्श व्यंजन में से, कोष्टक में लिख लेना का से माँ तक, ठीक है, स्पर्श व्यंजन में से कोई भी व्यंजन आता है, यानी कि कोई भी वर्ण आता है, तो हम इसके उच्चारण में हमें ई की ध्वनि महसूस होती है, जबकि वास्तव में वहाँ पर ई लिखा नहीं होता है, यानी कि ई होता ही नहीं है, बस हमें एहसास होता है। इसलिए क्योंकि जब हम आधा सा बोलते हैं तो, और अगर उसके बाद हम जस्ट उसके बाद आधे सा के बाद अगर स्पर्श व्यंजन बोलते हैं, तो हमारे मुख की ऐसी बनावट है कि अगर हम आधे सा के बाद तुरंत स्पर्श व्यंजन बोलना चाहेंगे तो हमें ई की ध्वनि अपने आप अनायास ही वो उत्पन्न हो जाती है, और हम लोग लगता है क्या कि हम यहाँ पर ई का साउंड ले रहे हैं, ई की ध्वनि बोल रहे हैं, जबकि वास्तव में ऐसा होता नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या? पहला पॉइंट क्या कि अगर आधे सा के बाद, आधे सा के बाद स्पर्श व्यंजन यानी क्या का से माँ तक के कोई भी वर्ण दूसरे अक्षर पर आते हैं, यानी कि पहले अक्षर पे तो क्या आ गया? पहले स्थान पर हमारा आधा सा, दूसरे स्थान पर क्या आ रहा है? का से लेकर माँ तक कोई भी अगर वर्ण आता है तो वहाँ पर हमें ई की ध्वनि का आभास होता है, जबकि वास्तव में वहाँ पर ई नहीं होती है। ठीक है, तो पहला हमारा पॉइंट क्या हो गया? ई की ध्वनि का आभास। ठीक, अब दूसरा देखते हैं। दूसरे में हम लोगों को एक नोट करना है एक चीज़, यहाँ पर भी देखते हैं हम क्या आधा सा और आधा सा। ठीक है, आधा सा आधा, यानी कि सेम इसी की तरह यहाँ पर भी क्या है? पहले स्थान पर हमारा आधा सा है, जबकि एक चीज़ नोटिस करते हैं यहाँ पर कि अगर हम यहाँ पर बोले तो क्या बोलते हैं? स्याही, स्लिप, स्लेट, यानी कि यहाँ पर हम ई की ध्वनि नहीं ले रहे हैं। अगर हम इन अक्षरों को इन शब्दों को उच्चारित करें तो यहाँ पर हम क्या ई की ध्वनि नहीं ले रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? यहाँ पर हम ई की ध्वनि आ रही थी, यहाँ पर नहीं आ रही है, तो ऐसा क्या है? यहाँ पर तो हमने चलो समझ लिया कि स्पर्श व्यंजन आते हैं, इसलिए ई की ध्वनि हमें आभास होती है। ये हमारी कोई हलंत नहीं है, ठीक है, ये हलंत नहीं है, बस समझा रहे थे। तो यहाँ पर ऐसी ई की ध्वनि क्यों नहीं आ रही? तो इसका हम आंसर देखते हैं कि जब भी आधे सा के बाद यदि या से लेकर हा तक, यानी कि आपके अंतस्थ और आपके ऊष्म, कौन कौन सी व्यंजन? या, रा, ला, वा, शा, सा, शा और हा, जब भी आपके सा यानी कि आधा जो सा है उसके बाद अगर तुरंत बाद अंतस्थ व्यंजन और हमारे ऊष्म व्यंजन आते हैं, तो वहाँ पर हमारी जो ये आधे सा की ध्वनि है ये केवल सा ही रहती है, इसमें ई की ध्वनि का आभास नहीं होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? स्याही, यानी कि आधा सा ही हम बोल रहे हैं। यहाँ इस तरह से, यहाँ जैसे हम यहाँ बोल रहे थे स्कंद, यानी कि ई की ध्वनि आ रही थी, यहाँ पर हम क्या बोलते हैं? केवल स्याही, यहाँ पर ई की ध्वनि नहीं आती। ऐसा कब होता है? जब हमारे आधा सा के बाद क्या आता है? आपके अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन ये आते हैं, तो हम यहाँ पर केवल शाही ध्वनि लेते हैं, शाही हमारा जो ध्वनि महसूस होती है। तो ये हमारा दूसरा पॉइंट क्लियर हुआ। इसी में अंतस्थ व्यंजन में ही जो हमारा वाह है, इसका एक अपवाद है, वो यहाँ हम देखते हैं तीसरे नंबर पे। जैसे कि इसमें हमने बोला कि पूरे अंतस्थ व्यंजन और पूरे जो हमारे ऊष्म व्यंजन है, तो उसके अंतर्गत जो हमारे ये बा है, इसमें
इसके कुछ अलग नियम है, मतलब इसके कुछ जो हम ध्वनि करते हैं, ध्वनि उत्पन्न करते हैं यानी कि उच्चारण करते हैं, तो हमें इसमें कुछ अलग ही ध्वनि का आभास होता है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर क्या लिखा है, स्वागत, स्वास्थ्य, स्वप्न। तो हम क्या देख रहे हैं, जैसे बोल रहे हैं स्वागत, यानी कि मैं यहाँ पर किसकी ध्वनि की महसूस हो रही है, ऊ की। यहाँ बोलिए स्वास्थ्य, यहाँ स्वप्न। जैसे और देखते हैं क्या, जैसे स्वभाव, स्वभाव। तो यहाँ भी हमें क्या समझ में आ रहा है, स्वभाव, यानी कि स्व ऊ की मात्रा आ रही है, यानी कि ई की ध्वनि हमें यहाँ महसूस है। अगर जैसे हमको किसी ने बोल दिया कि स्वभाव अगर लिखिए, तो बहुत से लोग क्या करते हैं, ऐसे लिख देते हैं, स्वभाव, ये हमारा लिख देते हैं स्वभाव, यानी कि उन्हें लगता है कि ये यहाँ पर जो स्व बोल रहे हैं तो वो सु ऊ की मात्रा समझ लेते हैं और यहाँ पर अभाव लिख देते हैं, स्वभाव, इस तरह से लिख देते हैं, जो कि ये हमारा गलत है। अगर आपको कहीं भी ऊ की मात्रा सा पर समझ में आए, यानी कि उच्चारण में समझ में आए कि यहाँ पर ऊ की मात्रा हो और वहाँ पर आपको उसके बाद जस्ट हुआ लगे, तो वहाँ पर हमारा ये आधा ही सा होगा। जैसे कि अगर देखें कि कुछ लोग इसको क्या कर देते हैं, जैसे लिख दिया कि स्वागत लिखना है तो वो इस तरह से लिख देते हैं स्वागत, इस प्रकार से स्वागत, ठीक है, इस प्रकार से लिख देते हैं क्या, स्वागत, जबकि हमारा क्या है, गलत है। हमें यहाँ केवल महसूस ही होती है हमारी मुख की बनावट के आधार पर। हमारी इस तरह से जो मुख की बनावट है वो इस तरह से है कि जैसे ही हम आदेश आ के बाद वाह बोलते हैं, वाह की ध्वनि उच्चारित करते हैं, तो हमें अपने आप ही यहाँ पर जो सा है वो ऊ की मात्रा के साथ समझ में आने लगता है। और क्या लगता है, जैसे हम बोल रहे हैं स्वा, यानी कि सा पर ऊ की मात्रा बोल रहे हैं, इस प्रकार से लगता है। जबकि यहाँ पर हमें कहीं भी किसी भी सा के आगे ऊ की जो है मात्रा नहीं दिख रही, ना ही उस वर्ण दिख रहा है, ना ही स्वर दिख रहा है, कुछ नहीं, फिर भी हमें अनायास ही ऐसे समझ में आता रहता है। तो ये हमारे केवल मुख की बनावट के आधार पर है। तो यहाँ पर आप क्या लिख लेंगे कि जब भी, इस पॉइंट में क्या लिखेंगे, जब भी आधे सा के बाद अगर वाह आता है, वाह ये वाला, ठीक है, वाह आता है, तो वहाँ पर उच्चारण करते समय हमें ऊ की मात्रा का आभास होता है, सा के बाद ऊ की मात्रा का आभास होता है, यानी कि ऊ ध्वनि का आभास होता है, जबकि वहाँ वास्तव में ऊ नहीं होता है। ठीक है, ये हमारा तीसरा नंबर पॉइंट हो गया। इसका उदाहरण आप समझ ही चुके हैं। जैसे हम बोलते हैं स्वागत, तो हमें यहाँ पर भी स्वा यानी कि ऊ और वा इस तरह समझ में आता है, इस तरह से श्वा। अगर हम इसी के आगे इसको तोड़कर लिख दें तो इस तरह समझ में आता है श्वा, ठीक है। तो इस तरह से हमें ये समझ में आता है। इसी प्रकार यहाँ ये केवल इसी में आता है जब हम इसके बाद वाह बोलते हैं, वाह ये वाला, ठीक है, ये वाला जब हम वाह बोलते हैं आधे के बाद, आधे सा के बाद, तो हमें अनायास ही ऊ की मात्रा समझ में आती है, यानी कि अपने आप ही ऊ की मात्रा, ऊ की ध्वनि समझ में आती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारी सांस से संबंधित। अगर कभी भी ऐसा आपसे उच्चारण करके बोल दिया यानी शब्द बोल दिया जाए तो आप ये याद रखना कि अगर ई की ध्वनि स्पष्ट आ रही है तो वहाँ पर भी आपका सा आधा बनेगा, और अगर ई की ध्वनि स्पष्ट आ रही है और उसमें जो उस सा के बाद अगर कोई स्पर्श व्यंजन है का से मा तक, तो वहाँ पर आपका आधा सा बनेगा। और पूरा ही आ रहा है यानी कि सा पूरा लग रहा है और उसके बाद आपका अंतस्थ व्यंजन है, उस व्यंजन है, तो वहाँ पर आपको जो यहाँ पर आधा अक्षर होगा सा का, यानी आधा शुद्ध व्यंजन होगा, ठीक है, यानी कि आधा सा होगा। और अगर हमें ऊ और वाह यानी कि स्वा इस तरह से समझ में आ रही ध्वनि स्वा, तो वहाँ पर भी हमारा आधा सा और वाह होगा, ठीक है, या इस तरह से ये हमारा क्या होता है, स्वा समझ में आता है, स्वा। यहाँ पर हमें किसकी समझ में आती है ध्वनि, ऊ की। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, ये हमें हो गया सा से संबंधित हमारा हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं दूसरा नंबर, हम देखते हैं खा नंबर, डा और ला से संबंधित, डा और ला से संबंधित, ठीक है। इसको देखते हैं, इसमें क्या है कि पहले इस डा को देखते हैं, डा,
इसका प्रयोग कहाँ पर होता है और इस डा का प्रयोग कहाँ पर होता है। तो इस डा का प्रयोग हम अपने जो हमारे संस्कृत भाषा के शब्द हैं उसमें किया जाता है इस डा का प्रयोग, ठीक है। डा का प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत भाषा में। और इस ला का प्रयोग कहाँ होता है, इस ला का प्रयोग ये हम जब आपको स्वर और व्यंजन पढ़ा रहे थे, वर्णमाला पढ़ा रहे थे, वहाँ भी हमने बताया था क्या कि डा का प्रयोग संस्कृत शब्दों में और ला का प्रयोग कहाँ होता है, हिंदी शब्दों में। अब दोस्तों देखते हैं कि इस डा का प्रयोग क्या हिंदी भाषा में नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, लेकिन जो ये डा का प्रयोग है ये हिंदी भाषा में प्रयोग हो सकता है शब्द के शुरुआत में भी, बीच में भी और आपके अंत में भी। तो फिर इसमें क्या अंतर है, ये भी हमारा हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है। लेकिन इसमें एक चीज़ है कि इस डा का प्रयोग हम शब्द में कहीं भी कर सकते हैं, लेकिन इस डा का प्रयोग कहाँ कर सकते हैं, केवल शब्द के पहले वर्ण को छोड़कर, चाहे बीच में, चाहे दूसरे स्थान पर, चाहे तीसरे स्थान पर, कहीं भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। ऐसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे डा का प्रयोग हम डकैत, ठीक है, डाल, डाल, डलिया, और डर। तो यहाँ हम लोगों ने देखा और जैसे एक चीज़ और देख लें, हमारा जैसे है डालडा, डालडा, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि डा का प्रयोग हम यहाँ पहले भी कर सकते हैं, पहले स्थान पर, और यहाँ हम देख रहे हैं क्या दोनों स्थान पर, पहले भी है और शब्द के अंत में भी है, इसी प्रकार बीच में भी हो सकता है, ठीक है। तो इस डा का प्रयोग हम कहीं भी कर सकते हैं। असल में ये जो है अधिकतर हमारे संस्कृत भाषा के शब्दों में प्रयोग होता है। और इस अगर हम ला का प्रयोग करके देखें कि ला कहाँ प्रयोग होता है, तो ये केवल और केवल हमारे हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है। कहाँ पर, ये हमारे हिंदी भाषा में ही प्रयोग होता है। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि ये जो है ला, ये हमारी हिंदी भाषा की नवीन विकसित ध्वनियाँ हैं, ये पहले नहीं थी। ये आम बोलचाल की भाषा में, गांव की भाषा में ये धीरे धीरे इस ध्वनि का विकास हुआ और ये हमारी इस तरह से नवनिर्मित नई विकसित ध्वनियाँ आई। तो इसीलिए ये केवल इसका प्रयोग कहाँ होता है, हिंदी शब्दों में। और ये हिंदी शब्दों में जब प्रयोग मिलाए आएंगे तो ये किसी भी शब्द के सबसे पहले यानी कि शुरुआत में नहीं आ सकते। जैसे अगर हम लिख दें, ये इसी डकैत को देख लेते हैं, डकैत, तो यहाँ पर ये हमारा पहले स्थान पर है अगर ला, तो ये हमारा गलत होगा। यानी कि हिंदी शब्दों की शुरुआत कभी भी इस ला से नहीं हो सकती है, ठीक है। यानी कि हिंदी शब्द में इसका प्रयोग बीच में तो कहीं भी हो जाएगा, चाहे इस स्थान पर हो जाए, चाहे तीसरे स्थान पर हो जाए, चाहे सबसे लास्ट में हो जाए, लेकिन कभी भी शुरुआत नहीं हो सकती इससे, कहीं भी हिंदी भाषा के किसी भी शब्द में इसकी शुरुआत नहीं हो सकती। तो अब इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सबसे फेमस उदाहरण आम उदाहरण है क्या, लड़का, इसी में हम बना दे क्या, लड़की। और देखते हैं खड़ा, पड़ा, और जैसे छड़ी। अब आप देख रहे हैं क्या कि इस जो ये वर्ण है, ये व्यंजन है, जो इस ला वर्ण का प्रयोग हम बीच में भी कर रहे हैं और शब्द के अंत में भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी हमने इसका प्रयोग इस जगह पहले अक्षर में कहीं भी नहीं किया है, ठीक है। ये हमारा डर है, पहले स्थान पर नहीं किया। तो बस यही इसमें अंतर है कि ये डा हमारे संस्कृत और हिंदी दोनों शब्दों में होता है और शब्द के किसी भी जगह हो सकता है, किसी भी स्थान में हो सकता है, पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, अंतिम स्थान पर। और इस ला का प्रयोग केवल हम अपने हिंदी भाषा में ही करते हैं, हिंदी भाषा के शब्दों में इसका प्रयोग होता है। लेकिन इसकी एक बाउंडेशन है, इसकी एक सीमा है क्या, कि इसका प्रयोग हम किसी भी हिंदी शब्द के शुरुआत में नहीं कर सकते हैं, केवल बीच में कर सकते हैं या फिर अंत में कर सकते हैं। तो ये हमारा हो गया ला और ला का अंतर। और एक चीज़ कि इस ला का प्रयोग कभी भी विदेशी शब्दों में आपको नहीं मिलेगा। जैसे ये हमारा डालडा क्या है, ये हमारा अंग्रेजी शब्द है, यानी कि विदेशी शब्द है। भले ही ये डा हमारा बीच में आया है, यानी कि अंत में आया है, तब भी हम यहाँ पर बिंदी नहीं लगाई है। ऐसे क्यों, क्योंकि ये हमारा विदेशी शब्द है, तो यहाँ पर भी हमारी बिंदी नहीं लगेगी। और जितने भी हिंदी शब्द हैं, अगर
उसमें ला, यानी कि आपका ये हिंदी शब्द में अगर ये बीच में आया डा, तो यहाँ पर हमें ये बिंदी लगानी जरूरी है, ठीक है, तभी वो हमारा हिंदी शब्द बनेगा। यानी कि हिंदी के सभी शब्दों में अगर ला आया है बीच में तो वहाँ पर हमें हिंदी लगानी पड़ेगी, ठीक है। और जितने भी संस्कृत के शब्द हैं उसमें हमें ये बिंदी नहीं लगानी होती है, ठीक है। चलिए ये हमारा हो गया क्या, डा और ला का। अब देखते हैं नेक्स्ट, सेम इसी तरह से है एक और, सेम इसी का कॉपी एक और है, ढा और ढा। ढा और ढ़ा। तो सेम इसी तरह से हमारा ढा और ढ़ा भी है। जैसे कि हमने पिछली अभी जो डा और ढा देख रहे थे, तो उसमें हमें पता था क्या कि ये डा है जो वो हम अपने संस्कृत शब्दों में प्रयोग करते हैं। सेम उसी तरह से ये जो ढा है ये भी हमारे संस्कृत के जो शब्द हैं उसमें प्रयोग होता है। और जैसे हमने अभी देखा था कि ये ड़ा है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, हिंदी शब्दों में। सेम उसी तरह से इस ढ़ा का प्रयोग भी हमारे हिंदी के शब्दों में होता है, ठीक है। तो आप वही चीज़ लाइन लिख लीजिए एक बार फिर से कि इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत के शब्दों में, ठीक है। इसका प्रयोग कहाँ होता है, संस्कृत के शब्दों में, इसका प्रयोग कहाँ होता है, हिंदी के शब्दों में। ये हमारा कहाँ है, हिंदी के शब्दों में। अब इसके उदाहरण देख लेते हैं क्या, कि इसके उदाहरण जैसे हमारा ढाल, ढक्कन, और देख लेते हैं इसके उदाहरण ढपली, ठीक है। ये हमारे हो गए किसके उदाहरण, ढाके। देख रहे हैं यहाँ पर भी हम क्या देख रहे हैं कि इसका प्रयोग जो ढा है हमारा वो शुरुआत में हो सकता है, लेकिन इसका प्रयोग जो हमारा ढ़ा है इसका प्रयोग हम भले ही हिंदी में ही कर रहे हैं, वैसे भी हिंदी में ही होता है इसका प्रयोग, लेकिन कभी भी इस शब्द के प्रथम अक्षर पर नहीं आ सकता, प्रथम स्थान पर नहीं आ सकता। जैसे हम इसका उदाहरण देखते हैं क्या, जैसे हम देखते हैं चढ़ाई, चढ़ाई, ठीक है। और देखते हैं गाढ़ा, गाढ़ा, कुढ़न, ठीक है। और देखते हैं चढ़ाई, गाढ़ा, कुढ़न। और जैसे हमारा है कढ़ाई, कढ़ाई। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि इस ढ़ा का प्रयोग हिंदी शब्दों में हुआ है, ठीक है, हिंदी शब्दों में हुआ है। और इसका प्रयोग कभी भी यहाँ पर हमें प्रथम अक्षर पर नहीं हो सकता, कभी भी प्रथम स्थान पर इसका प्रयोग नहीं कर सकते, ना ही होता है। तो इसका प्रयोग होता कहाँ है, जैसा कि हम इन उदाहरणों में देख रहे हैं, कहाँ पर, शब्द के बीच में, शब्द के अंत में, शब्द के बीच में, शब्द के बीच में। यानी कि प्रथम स्थान को छोड़कर आप इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में कहीं भी कर सकते हैं। और जब भी हमारे हिंदी शब्दों में अगर इस ढा का प्रयोग होता है तो वहाँ पर अगर बीच में होता है तो वहाँ पर हम बिंदी लगाते हैं। इस प्रकार से हमारे ये हिंदी शब्द बन जाते हैं, ठीक है। तो ढा और ढा ये हम दोनों में अंतर देख चुके हैं कि किसका प्रयोग कहाँ होता है, किस प्रकार से हमें लिखना होता है, ये भी हम देख चुके हैं। अब देखते हैं अगला अब नेक्स्ट लाइन लिखते हैं नोट करके कि ला कॉमा ढ़ा, इन दोनों का प्रयोग संस्कृत और विदेशज शब्दों में नहीं होता है। इन दोनों का प्रयोग कहाँ नहीं होता है, संस्कृत और विदेशज में, विदेशज शब्दों में नहीं होता है, जबकि होता कहाँ पर है, हिंदी शब्दों में, ठीक है, हिंदी शब्दों में होता है। नेक्स्ट देखते हैं अब की और की का प्रयोग कहाँ होता है। की का प्रयोग अक्सर कर हम लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है कि कहाँ पर हम इस की का प्रयोग करें और कहाँ पर इस की का प्रयोग करें।
तो इसके लिए हम देखते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ कहाँ और कैसे होता है, समझते हैं। इस की का प्रयोग हम देखते हैं कहाँ पर होता है। जब भी अगर हम कोई वाक्य बोलते हैं या फिर कोई वाक्य लिखते हैं तो वहाँ पर अगर हमें लगता है कि एक उपवाक्य है या फिर एक संयुक्त वाक्य है या फिर एक मिश्रित वाक्य है, इस प्रकार से जब भी हम वाक्य को लिखते हैं या बोलते हैं तो इस की का प्रयोग वहाँ पर एक योजक के रूप में होता है। यानी कि योजक मतलब क्या होता है, जोड़ना। यानी कि कभी भी जब हम दो वाक्यों को आपस में जोड़कर बोलते हैं तो वहाँ पर हमारा इस की का प्रयोग होता है। ठीक है, चाहे वो आपका मिश्रित वाक्य हो या फिर संयुक्त वाक्य या फिर वाक्य या उपवाक्य कुछ भी हो, तो वहाँ पर अगर हमें लग रहा है कि यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ा जा रहा है आपस में, तो इस की का प्रयोग हम करते हैं। ठीक है, तो इस की का प्रयोग किस रूप में होता है, यानी कि योजक के रूप में। इस की का प्रयोग किस रूप में होता है, योजक के रूप में। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि यहाँ पर उपवाक्य है या आश्रित वाक्य है या नहीं है। तो जब भी हम अगर कोई वाक्य बोलें, ठीक है, तो और जब भी हम वहाँ पर आधा वाक्य बोलें और रुक जाएं, ठीक है, जैसे उसने बोला, उदाहरण में देखते हैं कि उसने कहा। उदाहरण में हम देखते हैं क्या, उसने कहा, और हम यहीं रुक गए, तो आपके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न होगी, एक आपको जानने की इच्छा हुई क्या उसने कहा है, किस व्यक्ति ने क्या कहा है, इस उसने कहा के आगे क्या चीज़ है, क्या वाक्य है, क्या वो कहना चाहता है, क्या अर्थ है। इस प्रकार की अगर हम जिज्ञासा उत्पन्न होती है तो हम समझ जाते हैं क्या कि ये हमारा अभी अधूरा वाक्य है, अभी इसका पूरा अर्थ स्पष्ट नहीं हुआ है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाता है उपवाक्य। यानी कि ये अभी डिपेंड है किस पर, जो इसका जो आगे मूल वाक्य है, यानी कि जो दूसरा है वाक्य, उसके ऊपर ये डिपेंड, इसलिए इसको क्या कहते हैं, उपवाक्य। तो यहाँ पर हम अच्छे से समझ सकते हैं कि जब भी हमें किसी भी वाक्य को अगर हम देखें और उसका अर्थ स्पष्ट ना हो, लगे कि ये वाक्य अभी आगे किसी और वाक्य पर डिपेंड है, किसी और वाक्य पर निर्भर है, तो वो हमारा उपवाक्य होता है। और जब इस उपवाक्य को अगर हम आगे दूसरे वाक्य से जोड़ते हैं तो हमारा उसी रूप में, उसी जगह योजक के रूप में किसका प्रयोग होता है, की का प्रयोग होता है। तो जैसे हम इसका पूरा उदाहरण देखते हैं कैसे, उसने कहा कि, उसने कहा कि वह आगरा जाएगा। उसने कहा कि वह आगरा जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं क्या कि अगर हम इतना छुपा लें इस तरह से, उसने कहा, तो अभी हमें अगर हम ये चीज़ ना ही बोले, ना आपको दिखाएं, तो आपको पता नहीं चलेगा कि इसका इस पूरे वाक्य क्या क्या अर्थ है। तो इस प्रकार से हम जान सकते हैं कि यहाँ अभी हमारा ये वाक्य अधूरा है, तो ये हमारा क्या है, उपवाक्य है। अगर उसने क्या कह दिया कि वह आगरा जाएगा, केवल इतना कह दिया, तो आपको अर्थ स्पष्ट आ जाएगा क्या कि वह जो भी जिसकी बात कर रहे हैं हम, तो वह आगरा जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, ये हमारा पूरा वाक्य होता है। यानी कि इस वाक्य को और इस उपवाक्य को दोनों को जोड़ने के लिए, इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारा किसका प्रयोग हो रहा है, हमें की का प्रयोग होता है, यानी कि योजक के रूप में होता है। ठीक है, ये जो की है ये किसका काम कर रहा है, इस वाक्य को भी जोड़ रहा है और इस वाक्य को भी जोड़ रहा है। तो यानी कि की का प्रयोग हमारा किसके रूप में होता है, योजक के रूप में होता है। अब दूसरा देखते हैं कि इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं। यानी कि जब भी हम कोई भी वाक्य बोलते हैं, अगर वहाँ पर हमें लगता है कि कोई किसी संबंध की बात कर रहे हैं, यानी कि उसका भाई, उसकी बहन, उसकी माँ, उसके पिता, अगर वहाँ पर हमें किसी संबंध का आभास होता है, संबंध का पता चलता है कि यहाँ पर संबंध, किसी के साथ संबंध की बात की जा रही है, तो वहाँ पर हम इस की का प्रयोग करते हैं। ठीक है, पहला इसके दो प्रयोग होते हैं, पहला और दूसरा। पहले देखते हैं कि संबंध के रूप में, संबंध की जो स्त्रीलिंग होती है उसके रूप में, जैसे क्या, राम की बहन, तो यहाँ पर राम की बहन, बहन क्या है, स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर हमारा क्या प्रयोग होगा, की। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, संबंधवाचक के रूप में, संबंधवाचक के रूप में। ठीक है, और इसी प्रकार से मान्य उदाहरण देखते हैं क्या, जैसे उसकी माँ, तो यहाँ पर हम जैसे लिख रहे हैं उसकी
माँ, ठीक है। जैसे दिनेश की पत्नी, तो यहाँ पर हमें क्या समझ में आ रहा है कि माँ, पत्नी, तो ये सारे के सारे मेरे क्या हैं, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द हैं। और इसको जो स्त्रीलिंग शब्द हैं इनको किसके साथ जोड़ रहे हैं, जो उसके जैसे यहाँ पर हमने क्या लिखा था, दिनेश की पत्नी, ठीक है। तो ये स्त्रीलिंग शब्द है पत्नी, इसको किसके साथ जोड़ रहा है, दिनेश के साथ जोड़ रहा है। तो ये जो जोड़ने का काम है ये कौन कर रहा है, की। तो यहाँ पर की किस रूप में आया, संबंध के रूप में, क्योंकि ये जो पत्नी है वो किससे संबंध बना रही है, यानी कि दिनेश के साथ इसका संबंध दिखाया जा रहा है कि वह दिनेश की पत्नी है। तो इसीलिए यहाँ पर हम जो की का प्रयोग करते हैं बड़ी ई की मात्रा, वो हमारी संबंधवाचक के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि ये जो है कि वो संबंध दिखाता है, संबंध दर्शाता है किसी के साथ, ठीक है। तो पहला प्रयोग हमारा हो गया किसके साथ में, किसके रूप में, संबंधवाचक के रूप में। दूसरा हमारा प्रयोग देखते हैं, दूसरा प्रयोग हम देखते हैं किसके रूप में, हमारा करना क्रिया के रूप में। जो हमारा करना क्रिया होता है, करना क्रिया का भूतकाल रूप, करना क्रिया का भूतकाल रूप। जो हमारा करना क्रिया होता है, जैसे कि बोलते हैं क्या, राम पढ़ता है, वह लिखता है, वह भोजन करता है। तो जो हमारा करना ये क्रिया है, ठीक है। तो इसी का अगर हम भूतकाल में देखें, जो हम आगे काल पढ़ेंगे उसमें हमारे 3 काल आते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। तो उसी में हम ये क्रियाएं भी पढ़ेंगे आगे। तो बस यहाँ पर हमें यही देखना है कि की स्पष्ट करने के लिए हम बता रहे हैं कि जो करना है उसकी जो भूतकाल क्रिया होती है वो क्या होती है, की। तो वो की इसी प्रकार से लिखा जाता है। तो इस की का प्रयोग हम दूसरे रूप में कैसे करते हैं, करना क्रिया की भूतकाल, करना क्रिया का भूतकाल रूप, इस रूप में करते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे उदाहरण देखते हैं, लखन ने मेघनाद की धुलाई की। तो ये हमारा एक वाक्य हो गया क्या, लखन ने मेघनाद की धुलाई की। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, दोनों शब्दों का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ भी की आया है और यहाँ भी की आया है। तो पहले हम देख रहे हैं क्या, पहले समझ लेते हैं, जो हम करना क्रिया पढ़ रहे हैं भूतकाल रूप, वो समझ लेते हैं कि जो भी हमारा ये की आया है ये हमारा किसके रूप में आया है, भूतकाल की। जो करना क्रिया है, मतलब जो करना क्रिया उसका भूतकाल रूप है। कैसे, धुलाई की यानी कि मारपीट की, यानी कि क्या होगा कि मारपीट करना, उसी करना का जो भूतकाल रूप है वो हमारा की बन के यहाँ पर आया है, की रूप में आया है। तो इसका जैसे हम अर्थ समझे क्या है, लखन ने मेघनाद की धुलाई की, यानी कि लखन ने मेघनाद को मारा। तो इसी का अगर हम भूतकाल रूप बनाए तो हमें यहाँ पर की का प्रयोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से हमें आराम से समझ में आता है कि जो हमारा ये की है वो किसका है, करना क्रिया का भूतकाल रूप में यहाँ पर प्रयोग हुआ है। यानी कि जब भी हम करना क्रिया आ रही है किसी भी वाक्य में, अगर इसको हम भूतकाल रूप देते हैं, भूतकाल में बनाते हैं, तो वहाँ पर हमारा क्या लगेगा, की लगेगा, ठीक है। इस की के रूप में क्रिया आएगी। अब इस की का रूप देखते हैं कि ये की किस लिए आया है, इसका क्या रूप है, इसका क्या मतलब है। तो हमने भी इसमें पढ़ा था क्या, संबंधवाचक। कहीं भी किन्हीं भी दो शब्दों के बीच में अगर वो संबंध दिखा रहा है तो वहाँ पर हमारी क्या की का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर देखते हैं किस प्रकार से संबंध है मेघनाद और धुलाई का। तो जैसे हमने यहाँ पर लिखा धुलाई और मेघनाद, तो किसकी धुलाई हुई, संबंध बता रहे हैं कि ये धुलाई किसकी हुई है, मेघनाद की हुई है। तो ये धुलाई किसकी हुई, यही तो संबंध दिखा रहा है मेघनाद कि मेघनाद की धुलाई हुई। तो इस प्रकार हमारा मेघनाद और धुलाई के बीच में संबंध प्रकट करता है क्या, ये की शब्द, ठीक है। तो इस वाक्य में हमारा जो है संबंधवाचक भी स्पष्ट हो रहा है और हमारी जो करना क्रिया है वो भी स्पष्ट हो रही है कि करना क्रिया का भूतकाल रूप और ये हमारा संबंधवाचक, ठीक है। तो इस एक ही वाक्य से हमारे दोनों के दोनों जो ये की के रूप हैं दोनों ही आपके स्पष्ट हो गए हैं। चलिए अब मिलते हैं दोस्तों अगली क्लास में। तो दोस्तों कमेंट करना और बताना कि यह क्लास कैसी लगी आपको। अगर कोई भी जो भी हमने आज पॉइंट बताए हैं, अगर कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करना, चैनल को सपोर्ट करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।